आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी और समी इब्राहिम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे हफ्ते के रोज लाहौर के इलाके शादरा टाउन में चंद अफराद ने खांसी का सिरप पिया और इस शरबत ने लोगों को शफा देने की बजाय उनकी जान ले ली। जांबाक अफराद की तादाद 13 हो गई है। क्या ये इंसानियत है कि हम चंद रुपयों की खातिर अपने मफाद के लिए किसी की जान लेने से भी दरेक नहीं करते? क्या तरीकाकार है कि मेडिकल स्टोर्स में रखे जाने वाली जो अद्वियात हैं इनकी चेकिंग की जाए? आज हम इस पर बात करेंगे और आज का हमारा सवाल भी इसी से जुड़ा है। सवाल हमारा ये है कि क्या पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी हमारे हुक्मरानों की तरजीहात में क्या अब शामिल ही नहीं है? इस पर अपनी राय दीजिए, ईमेल कीजिए, टेलीफोन कॉल के जरिए हमारे सवाल का जवाब दीजिए। हमारे कुछ टेलीफोन नंबर चेंज हुए हैं, ये मैं आपको बता दूं। इस पर आज आप हमें कॉल कीजिएगा। दो नंबर हैं। पहला नंबर है 0423630859। एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, 0423630859। और दूसरा नंबर है 042363674050। 042363674050। ये हमारे नंबर हैं। आज आप हमें इन नंबर्स पे कॉल कीजिएगा। कुछ और खबरें भी हैं। सबसे पहले काजी साहब से पूछते हैं। जी काजी साहब। शाजी, आगाज़ में एक रिपोर्ट का जिक्र करूंगा जो आई तो ज़राए के हवाले से है, मगर क्राइम कुछ ऐसे ही लगते हैं कि अब बेगम कुलसूम नवाज साहिबा जो हैं वो भी एक्टिव हो रही हैं और शी इज़ मेकिंग हर सेल्फ फेल्ट इन दी पार्टी। और एक पॉलिसी जो बनी है वो ये कि जी साइड लाइन किया जाए या कॉर्नर किया जाए जो मुशर्रफ के बहुत ही करीबी ये क्रोनीज थे, जिसमें अब जो अमीर मुकाम साहब का भी जिक्र है, मारूवी मेमन साहिबा का भी और सुमेरा मलिक, उनके हवाले से तो ये कहा गया कि उन्हें इलेक्शन भी जो है वो मियाँ वाली से लड़वाया जाएगा। तो ये क्या अंदरूनी हलचल है, इस पर बात करेंगे। और फिर एक खबर जो मैंने ख़ास तौर पे इसलिए चुनी है कि एक अंदाज़ा हो सके कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं। बांग्लादेश में जो गारमेंट्स फैक्ट्री में आग लगी है, 120 लोग अब तक मर चुके हैं। तो मैं थोड़े से फिगर्स आपको दूंगा। यहाँ बड़ी बात होती है कि वो बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश का मॉडल, तो वहाँ पे जो हमारे वर्कर के साथ जिस तरह वो तल्फ हो रहा है यहाँ पे खाम माल की तरह, उनकी फिगर्स क्या हैं, एक्सपोर्ट से रेवेन्यू कितना आता है और वो ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं। और आखिर में बात करूँगा मोहम्मद मुर्सी साहब, ये भी एक अब जुडिशल क्राइसिस वहाँ पे भी आ गया। उन्होंने कुछ पावर्स अस्यूम की हैं अपनी एक डिग्री के ज़रिए और वहाँ पे एक अनरेस्ट है, देखेंगे ये क्या। और फिर ख़ास तौर पे मैं इस पे भी थोड़ा एम्फेसिस दूंगा कि मुर्सी साहब अखवानुल मुस्लिमून होने के बावजूद किस तरीक़े से अमेरिका के साथ जेल हुए हैं और किस तरह से उन्होंने ये बात साबित की है कि बहरहाल ये जो पार्टीज़ हैं अखवानुल मुस्लिमून या फंडामेंटलिस्ट, ये बी टीम ही होती है अमेरिकन इंपीरियलिज्म की। तो इस पर बात करेंगे। ठीक है समी साहब। शाजिया, मैं आज जो मैंने स्टोरी चुनी है पहली वो है अफ़गान सदर हामिद करज़ई के हवाले से कि एक तो उनके जो अमेरिकन इंतज़ामिया है उनके साथ भी इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, जिससे जो चैलेंज अब अफ़गानिस्तान में बढ़ गया है। एक तरफ तो तालिबान के साथ नेगोशिएशन करना, जो बैरूनी दुनिया के चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ करज़ई साहब को भी लेके साथ चलना। तो इस पर ज़रा आज बात करेंगे कि क्या बारीकियाँ हैं इस वक्त अफ़गान पॉलिटिक्स की, और जब वहाँ से अमेरिकन विड्रॉल होगा 2014 में मुकम्मल, तो उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी और हमें किस तरह से मामलात को आगे लेके चलना है। फिर जिक्र करेंगे मशहूर कॉलम निगार थे बड़े अक्षर कावस जी, जो डॉन में लिखते थे, अब वो हम में नहीं रहे। उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि उन्होंने किस किस्म की सहाफ़त की, किस किस्म के कॉलम लिखे उन्होंने, और क्या वो जो बेबाकी थी और जिस तरीके से वो हुक्मरानों को ललकारते थे, अब उन जैसे लोग रुखसत हो रहे हैं तो इस खला को कभी कोई बाद में पूरा कर सकेगा। फिर काजी साहब, शेखुपुरा से खबर आई है कि वहाँ पर एक बेचारा गरीब काश्तकार था, उसकी जो 5 ख़ानदान की बच्चियाँ थी, उसकी भांजी, भतीजी और उसकी अपनी बेटी, एक बासर ज़िम्मेदार ने उनके साथ उस वक्त ज़्यादती की जब धान की बिजाई के बाद उसने उनसे अपनी रकम का, अपनी तनख्वाह का इजाफा किया। तो आज इस पर नज़र डालेंगे। अगरचे पर्चा भी दर्ज है, 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार भी हैं, लेकिन क्या हमारा ये जो निज़ाम इंसाफ है ये वाक़तन जिन लोगों ने ज़्यादती की उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचा सकेगा, या बस ये चंद दिनों की अश्क शोई और उसके बाद फिर वही गुंडागर्दी, जैसे कि इस पर बात करेंगे। और बिहाड़ी से एक खबर आई कि वहाँ पर एक पुलिस वाले को गिरफ्तार कर लिया गया इसलिए कि उसने वजारत दाखिला की बिल्डिंग को उड़ाने की कोशिश की थी। अगर DPO साहब तो ये कह रहे हैं कि ये शायद दोस्त को फंसाने की कोशिश हुई है, लेकिन देखेंगे कि क्या उस पुलिस वाले के किसी दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुकात तो नहीं, और वाकई जो उसने कॉल की उसमें वो संजीदा तो नहीं था, और पुलिस कहीं कोई कवर अप तो नहीं कर रही। और फिर आखिर में गज़ा का जिक्र करेंगे, जहाँ पर बड़ी बर्बरियत देखी इंसानियत ने, और कई जानों के साथ मासूम बच्चे भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। आज एक ऐसे ही 11 माह के मासूम बच्चे उमर की कहानी आपको सुनाएंगे, जो वहाँ के एक सहाफ़ी का बेटा था। प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर बात करें। ठीक है, मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद आकर बात करेंगे।
अपडेट नाजरीन, हफ्ते के रोज शादरा टाउन में कुछ लोगों ने खांसी का शरबत पिया। 13 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 4 अफराद की हालत अभी भी तशवीशनाक है। अभी PIC का वाकया चंद अरसा पहले कुछ हुआ था और अब एक और वाकया पेश आ गया है। क्या हमारे यहाँ इंसानी जान की यही वैल्यू रह गई है कि हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम ही नहीं है? अगर कोई एक्सपायरी दवा है तो स्टोर मालिकान इसको चेक नहीं करते और अपने रुपयों की खातिर उसे बेचने की खातिर लोगों की जो जान लेने से भी जो है वो दरेक नहीं किया जाता। क्या चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? समय साहब, PIC का आपने वाकया देखा, वो भी ऐसी ही कुछ अद्वियात थी, एक्सपायर हो चुकी थी, कुछ मिकदार ज़्यादा थी, अब दूसरा इस तरह का वाकया पेश आ गया। सबसे बड़ी वजह तो ऐसे वाकयात की ये है कि यहाँ पर जो कभी इस किस्म का वाकया हो तो जो मुल्ज़मान हैं, जो उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको कभी सज़ा नहीं मिलती। अगर PIC का जो वाकया था काजी साहब, अगर उन लोगों को सज़ा मिल गई होती तो ये मुमकिन नहीं था कि दोबारा कभी एक्सपायर मेडिसिन बेची जाती। हाँ, और स्टोर्स में अच्छा एक इसमें और वजह भी है, ये जो मेडिसिन जिनसे इंसान की जान को ख़तरा लाक हो सकता है, इसकी ये वजह सिर्फ नहीं होगी कि वो एक्सपायर भी हों, क्योंकि हर मेडिसिन को एक स्टोर करने के लिए ख़ास उसका स्टैंडर्ड है। कुछ अद्वियात ऐसी हैं जिनको आप फ्रिज में रख सकते हैं, उनको सिर्फ शेल्फ में नहीं रख सकते। तो आप जाकर हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर्स में देखें, फिर उसमें अगर फ्रिज है भी सही तो हर मेडिकल स्टोर में वो जनरेटर नहीं है। हमारे यहाँ इतनी लोड शेडिंग होती है कि वो जो उसका टेम्परेचर है वो मेंटेन रखा ही नहीं जा सकता। तो जो एक स्टैंडर्ड्स हैं सेफ्टी के, उनको मेंटेन करने के लिए, उसकी चेकिंग के लिए ना तो हुक्मरानों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही कोई इस किस्म की, हमें जैसे काजी साहब अपनी हमेशा स्टोरी में बयान करते हैं, अभी तक इन डिपार्टमेंट्स की कोई तरजीहात इस तरह से नजर नहीं आई कि ये लोगों को वो देखें। जहां तक इस दवा का ताल्लुक है तो मुझे जो पता चला, अगर हमारे नुमाइंदे हों तो वो तो बता सकते हैं कि ये गालबन खांसी की दवा थी, लेकिन इसमें वो जो एक नशावर एलिमेंट है, इसमें वो इंग्रेडिएंट वो ज्यादा था। और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ, एक और जो मसला हमने पिछले दिनों प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, इस मुल्क में ड्रग एडिक्शन, बहुत सारे लोग ऐसी अद्वियात जिनमें कुछ नशावर चीजें होती हैं, पुरसकून इंसान को रखने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके भी एडिक्ट हो जाते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। तो इसको भी चेक करने की जरूरत है। ये जो हलाकतें हुई गालबन, ये भी एक बहुत बड़ा इसमें एलिमेंट है। तो साहब, इसको कहा जा सकता है कि जानबूझकर हम लोग इस तरह के वाकयात में पाए जाते हैं? बात यह है कि एक बड़ा एलेबोरेट करप्शन का सिस्टम है। यहाँ पे बात सबको पता चल गई है कि भाई बात अगर आपकी जेब में 4 टके हैं, आपको पकड़ कोई नहीं सकता। रियासत का बड़े से बड़ा इदारा, बड़े से बड़ा जो अहलकार है, वो आके बयान फरमाते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मगर एक भी पावरफुल आदमी नेट नहीं होता, छोटा मोटा चोर पकड़ा जाता है यहाँ पे। लिहाजा ये यहाँ पे एक बात तय हो चुकी है कि भाई अगर आपने सपोज आपने 70 अरब रुपए की या 5 अरब रुपए की करप्शन कर ली है, तो आप थोड़े से पैसे साथ रख लें बांटने के लिए, एंड देन कोई आपको टच नहीं करेगा। ये सिलसिला यहाँ पे चल रहा है। और एक खास क्लास, और मैं कल आज बल्कि कोट करूंगा, मैं डॉक्टर फरक सलीम साहब को मैं कल सुन रहा था किसी प्रोग्राम में, तो मुझे बड़ी बात उनकी लगी। वो कहने लगे कि पिछले 42 साल में जितने इलेक्शंस हुए हैं, को 1100-1200 लोग हैं जो घूम फिर के आ रहे हैं, और ये लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, यही लोग हैं जिनके पास बड़े कारोबार हैं, यही लोग हैं जो करप्शन करते हैं। सो दे आर अनटचेबल। ये एक फैक्ट है, अफसोसनाक है, बड़ा ट्रेजिक है, मगर ये हकीकत है। अब ये समी साहब ने ठीक कही। किधर गए वो कराची की वो कंपनी, कहाँ गई जिसकी वजह से यहाँ PIC में लोग मरे? हाँ, छोटा मोटा चोर होगा, कुछ मोबाइल छीन रहे हो, पकड़ लो उसको, रगड़ दो बेचारे को, मगर यहाँ नहीं होता। और ये आलम जब, और मतलब वेस्ट में बड़ा खौफनाक क्राइसिस है, वहाँ भी रूलिंग एलीट इतनी ही सफाक और जालमाना है, मगर वहाँ पे कम से कम इतनी सैम्बलेंस है कि अगर कोई पकड़ा जाए तो उसे सजा जरूर मिलती है। यहाँ कोई सजा नहीं है। सलीम शेख हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सलीम, इब्तदाई तहकीकात में पता क्या चल पाया है? गलती किसकी थी? जानबूझकर ये सब कुछ किया गया है? स्टोर मालिकान को गिरफ्तार भी किया गया है? इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला अभी तक? जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हो सकी, क्योंकि 2 रोज जो थी वो छुट्टियां थी, और छुट्टियों की वजह से जो है ना किसी भी किस्म का जो है ना वो तहकीकात जो है वो सामने नहीं आ सकी। ताहम जो है जो पुलिस की तरफ से जो वर्जन है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो मेडिकल स्टोर है उनको सील कर दिया गया है, और जो फैक्ट्री थी उसको भी सील कर दिया गया है। ताहम जो सैंपल लिए गए हैं वो आज जो है वो DTL को भेजे जाएंगे, और DTL जो है ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरी वो इनके सैंपल चेक करेगी, और उसके बाद ही जो है वो कोई रिपोर्ट सामने आ सकेगी कि इन जो सिरप में कोई ऐसी चीज शामिल थी कि जिसकी वजह से जहर ख्वानी हुई है, और जो लोग हैं वो जाँ भाग हुए, और कुछ लोग जो अभी भी तशवीशनाक हालत में अस्पताल में जेरे इलाज है। ताहम इस सिलसिले में जो हमारी अभी जो महकमा सेहत के हुकाम से बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि ये जो खांसी की शरबत है अक्सर इलाकों में लोग जो है नशे के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं, और इस तरह इससे कभी भी ऐसा वाकया नहीं हुआ कि कोई भी शख्स जो है। अच्छा सलीम, जो डॉक्टर्स इन लोगों का इलाज कर रहे हैं, उन डॉक्टर्स ने वो सिरप देखा होगा। 2 तरह की इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि वो दवा एक्सपायर हो चुकी थी, दूसरी तरफ ये कहा जाए कि जो नशा में जो एलिमेंट था उसका इस्तेमाल ज्यादा किया गया था।
नहीं शाजिया, अभी इस तरह जो है ये दोनों बातें सामने नहीं आई, क्योंकि जो यहाँ पर अभी जेरे इलाज है या जो शख्स जाँ बहक हो चुके हैं उनके किसी के पास से भी जो है ना वो शरबत नहीं मिला जिसको ये बुनियाद बनाया जा सके कि इनकी जो जान गई है वो सिर्फ जो है इस शरबत पीने की वजह से हुई है। तो हम जो शवाहिद है वो यही बता रहे हैं कि इन लोगों ने शरबत पिया था। अभी हमारी जो महकमा सेहत के हुकाम से बात हुई है उनका ये कहना है कि ये जो शरबत है ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसको बहुत ज्यादा मकदार में अगर पी लिया जाए तो इससे जान जा सकती है। ताहम उनका ये कहना है कि अगर इसमें कोई चीज और शामिल करके अगर पी गई है तो उसकी वजह से जो है ना वो फिर। अच्छा शेख साहब एक बात बताइएगा, आपको याद होगा PIC के सैंपल ही चोरी हो गए थे। वहां भी जब हमने स्टोरी ली थी तो हमने कहा था जनाब सैंपल जाएंगे आएंगे, फिर हम और वो मुझे याद पड़ते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो वो सैंपल या उन सैंपल के रिजल्ट ही गायब हो गए थे। जी मेरी बात सुने, इस तरह रिजल्ट्स भी गायब हो गए थे और बल्कि वो जो PIC में जो आइसोटैब मेडिसिन फराहम की गई थी जिसका बैच था J93, उसको तो जो है ना कंपनी ने शो ही नहीं किया था कि उनको जो है PIC में उन्होंने जो है सप्लाई किया है, जिसकी वजह से ये सारी जो है तहकीकात वो ताखीर का शिकार हुई थी। और फिर इसके जो रिजल्ट थे वो भी जो लंदन स्कूल ऑफ फार्मेसी से आए थे, पाकिस्तान की जो ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है वो तो इस चीज को क्लियर ही नहीं कर सकी थी कि इसमें जो है किसी किस्म के जो है अजाफी मादे पाए गए हैं, क्योंकि उन्होंने इसको दोबारा जब टेस्ट किया था आइसोटैप को तो वो फिर दोबारा उसको क्लियर रिपोर्ट जारी की थी कि इसमें किसी किस्म का ऐसे इंग्रेडिएंट शामिल नहीं है जिसकी वजह से कोई जाँ बहक हुआ हो। ताहम ये जो लंदन स्कूल ऑफ फार्मेसी है उन्होंने इसको जब टेस्ट किया था तो फिर उसमें बताया था कि इसमें पेरीमेथामीन जो मेडिसिन है पाई गई है और इसके जो ज्यादा इस्तेमाल की वजह से लोग जो है उनमें ब्लीडिंग हुई है और वो जाँ बहक हुए हैं। और अभी इसके आइसोटाइप के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है वो तहकीकात जो है वो बाज़ाब्ता सामने नहीं आ सकी, क्योंकि लंदन स्कूल ऑफ फार्मेसी की रिपोर्ट के मुताबिक तो जिस कंपनी ने ये दवा बनाई थी सिर्फ और सिर्फ वही जो है इसकी जिम्मेदार है और उसको जो इस वक्त जेल के अंदर होना चाहिए था। लेकिन हमारे भला हो अदालतों का कि अदालतों ने उन लोगों को बेल आउट कर दिया हुआ है और उसकी वजह से अब तक जो 150 के करीब जो लोग जाँ बहक हो चुके हैं उनके नताइज सामने नहीं आए। अगर होना तो ये चाहिए था कि उन पर सीधी 302 की दफा लगनी चाहिए थी और 302 की दफा के तहत उनको अब सजाएं भी हो जानी चाहिए थी। लेकिन अदालती निजाम ऐसा है कि अभी तक जो है वो लोग बाहर हैं और जो कुछ लोग सुनने में ये आ रहा है कि जो PIC के कुछ डॉक्टर्स हैं उनको इन्वॉल्व करके तो इस केस को बंद करने की कोशिशें की जा रही हैं। अच्छा सलीम, ये मुझे बताइए, ये तो आपने अदालती निज़ाम का जिक्र कर दिया, मैं ये जानना चाहूँगा कि अब ये सामने आ गया बज़ाहिर कि ये इस दवा की वजह से ये जो खांसी का सिरप है कुछ अमवात हुई, फैक्ट्री भी सील कर दी गई, क्या हुकाम ने कुछ इस किस्म का बंदोबस्त किया है कि अगर ये दवा किसी और फार्मेसी पर है तो इसको उठा लिया जाए या लोगों को इस हवाले से आगाह किया जाए कि कम से कम ये दवा ना लें? कोई इस किस्म की एक्टिविटी करने की भी अल्लाह ताला ने जो महकमा सेहत है उसको कोई तौफीक दी है? ने जो है कोई 35 मेडिकल स्टोर्स को जो है ना वो 2 दिनों के अंदर चेक किया है और उसके अंदर उन्हें बहुत कम जो है ये मेडिसिन जो है मिल सकी है और उनका ये कहना है कि वो तमाम जो मेडिसिन मुख्तलिफ स्टोरों पे मैसर थी उनको उठा लिया गया और तमाम का जो है DTL करवाया जाएगा और उनमें से कुछ तो सेम बैच की हैं जो कि शादरा के मेडिकल स्टोर से उठाई गई थी और कुछ जो है मुख्तलिफ बैच की हैं और उनका ये कहना है कि आज क्योंकि प्रॉपर दुकानें खुलेंगी, 2 रोज जो है वो काफी ज्यादा स्टोर्स बंद थे, सिर्फ वो स्टोर खुले थे जो कि बड़े टीचिंग अस्पतालों के बाहर खुले होते हैं, वहाँ से जो है सैंपल उठाए गए। अच्छा, आप नाजरीन के लिए उस आपको इल्म है वो दवा कौन सी है, उसका नाम बता दें ताकि कम से कम जब तक तहकीकात पूरी तरह सामने ना आए लोग उस दवा को इस्तेमाल ना करें। जी उसका जो नाम है वो टाइनो है और ये एक कंपनी है रिको फार्मा, मुल्तान रोड पर इसकी ये दवा तैयार होती है और इसके अंदर जो 2 इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, डेक्सा मेथाफीन और क्लोरोफीन जो है ये पाई जाती है, क्लोरोक्लेरेसीन पाई जाती है और जो हमारी महकमा सेहत के हुकाम से बात हुई है और उनका ये कहना है कि ये दोनों जो दवाएं ऐसी हैं ये कोई ऐसी नहीं है कि इनको बगैर प्रिस्क्रिप्शन के बेचा ना जा सके, क्योंकि ये कंट्रोल्ड ड्रग में नहीं आती और इसमें नशे की जो मिकदार है वो भी इंतहाई कम होती है और उनका ये कहना है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये दवाई अगर पूरी शीशी भी अगर कोई शख्स पी ले तो उससे खुदा ना खास्ता उसकी मौत वाक़या होने के इम्कानात नहीं होते, क्योंकि ये सिर्फ एक मामूली खांसी का शरबत है। और खांसी के शरबत के हवाले से मैं बता दूं कि हमारे पूरे पाकिस्तान में ये जो खांसी का शरबत है एक
नशे के तौर पर इस्तेमाल होने वाली एक बहुत बड़ी आइटम बन गई है, क्योंकि एक तो ये बड़ी आसानी से भी मैसर होता है और इसकी जो कीमत है वो भी कम होती है। लेकिन अब ये जो थोड़ी देर पहले एफेड्रीन केस आया था, उसकी वजह से जो है ना, एक तो इसकी मार्केट में शॉर्टेज भी होना शुरू हो गई और दूसरा जो है ये खांसी के जो शरबत है इनकी कीमत में भी मामूली सा इजाफा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम शेख आपका। एक कॉलर है असगर खुशाब से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कि समी साहब और काजी साहब के रेफरेंस से मैं एक बात करना चाहता हूँ काइंडली। जी बहुत अच्छा आपने मामला उठाया। इससे पहले भी इस तरह के मामला जो हो चुके हैं और मीडिया को मैं खास तौर पे अप्रिशिएट करूंगा कि मीडिया हमेशा ऐसे मामला पे जो है ना खास तवज्जो देते हैं। मीडिया के लोग और तमाम मीडिया को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि काइंडली इसका फॉलो अप रखें। ये बाद में अभी केसेस होंगे, बंदे को पकड़ा जाएगा, बाद में जब मामला ठंडा हो जाएगा ना मीडिया ना कोई और इसको फॉलो अप करेगा और वो पैसे ले दे के जजेस जुडिशरी करे, जो भी करप्शन करे, कहीं ना कहीं से ये लोग छूट जाते हैं। तो ये है कि कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए, इस तरह के जो ह्यूज केसेस बनते हैं इन केसेस को फॉलो अप करें और बाद में कहीं 1 माह बाद 2 माह बाद इसको थोड़ा रिव्यू करते रहे आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया असगर आपका। बिल्कुल लोग कहना चाह रहे हैं कि पीआईसी में किसी को देखिए उन्होंने सलीम शेख साहब ने जो आप बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बताया है कि जो 150 के करीब हलाकतें हुई थी उसकी वो तहकीकात नतायज ही जो लेबॉर्ट्री के थे वो तब्दील कर दिए गए और उसकी जो तहकीकात का एंड है किसी को नहीं पता क्या हुआ और वो लोग जो इसके जिम्मेदार थे जिनकी फैक्ट्री में ये अद्वियात बनी किसी को कोई सजा नहीं हुई। अगर वो सजा उस वक्त काजी साहब मिल गई होती ना तो गालबन ये जो वाकया है, बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं, बहुत सारी हमात ऐसी हैं जो हम जिनका शिकार हो जाते हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद होते हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं आई होती। अच्छा शादरा से ये कॉलर मुझे लेने दे जहाँ ये वाकया पेश आया है। अफजाल है। हेलो जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र। ये मैं सभी साहब से सईद काजी साहब से बात करना चाहता हूँ। ये जो शादरा से ये जो केस हुआ है जिसमें डेथ हुई है लोगों की। जी जी इरशाद। अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज म्यूट कर दीजिए। जी बिल्कुल ठीक है। ये एक्चुअली ये है कि शादरा एक बदनाम तरीन एरिया है। यहाँ पे ऐसे केस रोज होते हैं पूरे पाकिस्तान में। जब कहीं किसी भी शहर से ये आपको ये जितनी भी मंशियात की चीजें अगर नहीं मिलती तो आपको शादरा में अवेलेबल है। यहाँ पे 2 थाने हैं और दोनों थानों में हेलो जी जी आप बोलिए प्लीज, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं, बोलिए जी। यहाँ पे 2 थाने हैं और 2 थाने जो है इनको सब इल्म है, सब कुछ ये लोग खुद करवाते हैं। यहाँ पे हर गली में हम लोग शादरे में रहते हैं, हर गली में नशा बेचने वालों ने एक एक गली को जो है ना वो अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया इस पर बात करने जी का अलार्मिंग बात कही है। देखें पहले तो अब 2 बातें, एक तो ये कि लॉ एनफोर्समेंट जो है वो 302 तो हम पे आवाम पे लग रही है ना हमेशा। जब कोई फैक्ट्री भी है तो वहाँ पे सेफ्टी नहीं है, वहाँ पे बंदे मर जाएंगे जैसे हम बात करते हैं। अगर कोई दवाई है तो वो भी लोग मरेंगे। मगर अब ये जो बात रेजिडेंट है वहाँ के रहने वाले, वहाँ के अपने इलाके को कह रहे हैं कि बदनाम तरीन, यहाँ पे हर जगह बिक रहा है। चुनांचे यही आलम है कि ये जो दवाइयाँ हैं, ये समी साहब ठीक कहते हैं कि किसी ने इसको चेक ही नहीं किया होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं जी नहीं इनमें से तो बड़े बेजरर किस्म के इसमें कोई 2 हैं या तो भाई फिर बंदे मर क्यों गए 14 कैसे मर गए? अगर वो उसमें बेजरर ही था सब कुछ तो कहीं ना कहीं कोई ना कहीं तो कुछ ऐसी चीज थी ना जिससे डेथ हुई। जो हमारी शेख साहब से भी बात हो रही थी कि सजा और जजा नहीं है। जब सजा ही नहीं मिलनी किसी को, थोड़े देर अंदर बाहर होके अखबार बयान, फिर उसके बाद सारे खेल, तो फिर ये इसके हमेशा ये वाक़या। लेकिन ये जो शादरा से जो कॉलर ने बात की है ना, मैं उसका जरूर रिस्पांस करूंगा। जो एक अलार्मिंग बात उन्होंने कही है गली में अपने इलाके को, जैसे काजी साहब ने कहा जहां वो रहते हैं, उन्होंने कहा कि शादरा जो है वो एक बदनाम तरीन जगह बन चुकी है। पूरे पाकिस्तान में अगर आपको मंशियात कहीं नहीं मिलती तो आप शादरे में आए, आपको मिल जाएंगी। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि 2 थाने हैं उस इलाके के और दोनों थानेदार इस बात में वो जो है मुलव्वस हैं, बल्कि एक एक गली उन्होंने अपने नाम पर करवाई हुई। तो ये मैं इस प्रोग्राम की वसातत से कॉलर हम बिल्कुल अपने नुमाइंदे को खास तौर पर भेजेंगे और शदर्रा में जो बात हो रही है इसको, ये जो एक मंशियात का जो एक एलिमेंट है बहुत ज्यादा, उसको बतौर खास उस पर नजर रखेंगे क्योंकि ये तो बहुत अलार्मिंग बात है कि जिन लोगों के जिम्मे ये काम है कि उन्होंने बचाना है लोगों को, वो खुद ही अगर इस मंशियात के कारोबार में मुलव्वस हैं तो ये तो बहुत अफसोसनाक बात। एक और कॉल है टोबा टेक सिंह से। नईम हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी नईम बात कर रहा हूँ टोबा टेक सिंह से। जी मैं एक टोबा टेक सिंह के साथ एक गांव है हमारा 296,
उधर हम रहते हैं, ये जो सिरप का नाम हम आप ले रहे हैं, ये हमारे इधर बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जी। ये अलमिया है हमारे मुआशरे का कि ये सिरप है ये मेडिकल स्टोर पे आम बिक रहा है, और ये लोग जो नशा कर रहे हैं वो गांव की सतह तक ये सिरप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पे पाबंदी लगनी चाहिए, और गांव की सतह पर ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये माशरा हमारा इतना बिगड़ चुका है। ये सिरप आम लोग, बच्चे जो हैं 14-14, 15-15 साल के बच्चे एक एक शीशी पूरी सिरप की पी रहे हैं। काइंडली इस पर भी बात करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये इन्होंने बड़ी बात अच्छी की है शाजिया। मैं आपको बताऊं कि क्योंकि मैं बड़ा अरसा बाहर गुजारा है, तो प्रोमेथाजिन एक इंग्रेडिएंट होता है मेडिसिन में, वो जिस मेडिसिन में हो कैसा वो खांसी को दूर करती है, उसमें कोडीन का ये बेसिकली नाम है दूसरा, तो वो उसमें आपको नींद बहुत आती है खांसी दूर करने के लिए। तो बहुत सारे लोग क्योंकि उन्हें नशा करना होता है, मैं यहाँ पर आया तो ये मैं कहा एक दोस्त को कि मेरे पास ये है मेडिसिन, मैं आपको दूंगा, खांसी है, लेकिन उसने मुझे कहा कि मुझे आप इसका वो बताएं, तो उसने उसका नाम दे के यहाँ पे उसने बताया कि ओवर द काउंटर एक मेडिसिन मिल रही है खांसी का सिरप, उसमें वो बिल्कुल इंग्रेडिएंट शामिल है। तो ये बात कॉलर की बिल्कुल सही है, ये जो ओवर द काउंटर ड्रग्स आप बेच रहे हैं लोगों को, उसमें नशे की चीजें, और बहुत सारे बंदे जो हैं नशे में इसका शिकार हो रहे हैं कि वो उसको लेना शुरू करते हैं, उसके बाद इसके आदी हो जाते हैं, उनको ये पता भी नहीं होता कि इसमें वो चीज शामिल है और वो उसके आदी हो जाते हैं। तकरीबन 1 करोड़ लोग जो हैं वो नशे के आदी हो चुके हैं, और ये टाइनो सिरप से जो बच्चे मरे हैं ना, 15 से 30 साल के दरमियान उनकी एज है, तो बड़ा अलार्मिंग है। अपने प्रोग्राम के जरिए लोगों को यही कहेंगे जो खांसी के शरबत के तौर पर अपने आपको शफा देने के लिए टाइनो का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फिलहाल टाइनो का इस्तेमाल, कोई भी खांसी का जो सिरप है खास तौर पर जिससे नींद आती है, कोडीन हो जिसमें हो या किस किस्म की चीज हो, पेरेंट्स का ये काम है कि वो अपने बच्चों को देखें, ये वो कौन इस्तेमाल करें। ड्रग इंस्पेक्टर्स कहाँ पे हैं, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट कहाँ पे? चलो मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आकर बात करता है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नंबर्स हमारे चेंज हो गए हैं, एक बार फिर से आपको नंबर बताऊं, 0423630815 दूसरा नंबर है 0423636745। शाफिया, मिसेस शाफिया है हमारे साथ, एक कॉलर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा इशू उठाया है, और शुरू से ही ये होता है। मैं एक्चुअली हमारे इर्द बहुत से मेडिकल स्टोर्स पे इस तरह के इलीगल मेडिसिन बिक रहे हैं। मैं तो ये सुन के बहुत शदीद किस्म की परेशान हो गई हूँ, क्योंकि नॉर्मली घरों में बच्चों के लिए सबसे जरूरी सिरप जो घर में मौजूद होता है वो खांसी का सिरप होता है। ठीक है जी, अच्छा ये है। और लास्ट टाइम भी इसी तरह वो पैरासीटामोल कोई मेडिसिन थी, उसका भी ये केस उठा था, उसके बाद भी वो बिल्कुल खत्म हो गई थी, वो बात बिल्कुल खत्म हो गई थी। और इसी तरह ये बिजनेस चलता ही चला जा रहा है। गवर्नमेंट को ऑब्वियसली गवर्नमेंट को भी इस तरफ बहुत शदीद किस्म की तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे लेकिन यहाँ पे हमारी बीइंग सिटीजन भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपने इर्द गिर्द अवेयरनेस रखें। जहाँ कहीं ऐसा कारोबार हो रहा है हम बताएं, हम सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे ना डालें। बहुत शुक्रिया मिसेस शाफिया, आपका ये बात बिल्कुल ठीक है। इन्होंने मिसेस शाफिया ने तो बात बहुत अच्छी की है कि बीइंग सिटीजन हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी चाहिए, बीइंग पेरेंट्स भी देखनी चाहिए कि हमारे बच्चे क्या करें। लेकिन वो जो सवाल है कि बीइंग सिटीजन आप किसको इतला देंगे? आप इलाके के थानेदार को इतला देंगे? अभी शदरे से कॉल आई है कि 2 थाने हैं और वो एक स्ट्रीट जो है उन्होंने वो इसको संभाली हुई है, और बाकायदा ये सारा कुछ जो है ये पुलिस वालों के ईमा पर उनकी सरपरस्ती में हो रहा है। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है, मैं मिसेस शाफी से ये कहूंगा कि हुकूमत का रोल जरूर बढ़ जाता है, सिटीजन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर अदा उसको करनी चाहिए। लेकिन जो बड़ा डिफरेंस आएगा वो उस वक्त आएगा जब ऐसे लोगों को आप करार वाकई सजा देंगे और लोगों को ये पता होगा कि अगर हमने कानून को तोड़ा तो हम जेल में जाएंगे। एक और कॉलर है लाहौर से, ज़ैनब। हेलो। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, फोन बंद ना करना। आई एम रेगुलर कॉलर, वही वाली जो कहती है फोन बंद ना करे। अस्सलाम वालेकुम समीर साहब और काजी साहब। जी वालेकुम सलाम। तो मैं तो इस चीज की विटनेस हूँ, माय फादर वाज द हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट, लेकिन ही वाज ऑनेस्ट मैन। तो बहरहाल बात जो मैं वो डिस्कस नहीं करूंगी। ये पहली बात तो ये है कि ये नशे ही पीते हैं इतनी बोतलें, ये बात हमेशा याद रखिए। इसमें ड्रग इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर या सेक्रेटरी हेल्थ का कोई कसूर नहीं है।
और ये नशे ही हमेशा पीते हैं जब उन्हें कोई और नशा नहीं अवेलेबल होता, और ये रेगुलरली मिलती है। बहुत सारे लोग जाके वहां से खरीद के तो अपना नशा पूरा करते हैं। नंबर 2, यहाँ भी करप्शन इन्वॉल्व है, फ्रॉम सेक्रेटरी टू ड्रग इंस्पेक्टर एंड देन ये मेडिकल स्टोर्स वाले, ये भत्ता आप कहते हैं ना कराची में, यहाँ जनाब हर महकमे का भत्ता रेगुलर जाता है, मंथली, वीकली, डेली, हर महकमे का, एजुकेशन, हेल्थ का, एंड और मेडिकल स्टोर्स तो खुलते ही ऐसे हैं भत्ताइज्म पे। वो भत्ता रेगुलरली ड्रग इंस्पेक्टर को जाता है, उससे अबव अफसर को, और अगर कोई ईमानदार अफसर है तो फिर उसको ऐसे ऐसे केसेस में इन्वॉल्व करते हैं ये सारे लोग, और उसको घर बैठा देते हैं, और उसकी आने वाली नस्लों का बेटा। आई एम द सफरिंग ऑफ दैट करप्शन ना, माय फादर वाज इन दैट डिपार्टमेंट। तो ऑनेस्टी का तो बड़ी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपका। तो कह रही हैं कि हर महकमे को भत्ता जाता है। ये बात ये है ना कि लोग आप कैसे ट्रीट करते हैं लोगों को, आप लोगों को चरागाह समझते हैं, इन्होंने चरागाह समझा हुआ हमें। ये हमें ये मसलन दवाई जो है, ये दवाइयों का इशू, ये इतना बड़ा रैकेट है दवाइयों का हमारे यहाँ कि जनाब ये इनकी प्राइसेस देख लें और इसमें कितना, और इंटरनेशनली फिर लंबी बात हो जाती है। मगर बात क्या है, बात ये जो मैं समी साहब से बुनियादी बात करता हूँ ना, कि हम रियाया को इंसान समझने के हम उन्हें इंसान ही नहीं समझते, हम उन्हें एक भत्ते का जरिया समझते हैं। चाहे हम कीमतों को ऊपर नीचे करके उनसे भत्ता ले रहे हों, चाहे हम उनको ड्रग बेच के हम उनकी मिजरी पे हम थ्राइव करते हैं। मतलब ये जो नशे का भी मामला है, जब जिंदगी में रोजगार नहीं है, जिंदगी में आगे आदमी देख नहीं सकता कि कल जिंदगी कोई अपने अरमानों के मुताबिक वो बसर करे, तो फिर क्या, फिर वो दवाइयों की तरफ जाएगा, फिर वो ड्रग में जाएगा, फिर ड्रग बेचने वाले आ जाएंगे। तो ये है जब तक ये जमहूर का आलम है। क्योंकि जो ज़ैनब ने जो अभी जो कॉलर थी जो उन्होंने बात की ना, मैं उस पर आऊँगा। उन्होंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में ये कहा कि ये नशेई जो हैं वो अद्वियात ये सारी पीते हैं क्योंकि उनको नशा नहीं मिलता, और उन्होंने ये कहा कि इसमें सेक्रेटरी हेल्थ का और वो दूसरों का कोई कसूर नहीं है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ, नहीं, इस दवाई के अलावा जो दूसरा उन्होंने बात की, जो हम ये बात कर रहे हैं कि एक तो ये जहरीली दवा पीने से लोग मर गए, दूसरा बहुत सारे लोग इसको बतौर एडिक्शन यूज करते हैं। मैं ये करना चाहता हूँ कि ये तमाम जो अद्वियात हैं ये ओवर द काउंटर नहीं बिकनी चाहिए, जिनमें कंट्रोल्ड सब्सटेंस इतना ज्यादा हो कि जिसको वो नशे के लिए इस्तेमाल करें। और ये सेक्रेटरी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ड्रग इंस्पेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस बात को इंश्योर करें इंतजामिया के जरिए कि मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन के जरिए बिके, और जो बंदा वही खरीदे मेडिसिन जिसको मेडिसिन की जरूरत है। पूरी दुनिया में ये निजाम है, हमारे यहाँ ये निजाम नहीं है। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, इसको बनाने के लिए ब्यूरोक्रेसी का रोल बड़ा अहम है, सियासतदान का रोल बड़ा अहम है। लेकिन फिर बात वही आ जाती है, इसकी एग्जीक्यूशन होगी पुलिस के जरिए, और अगर पुलिस खुद ही ये काम करवा रही है तो कौन लेकिन अभी ज़ैनब ने अपने सवाल अपनी सबमिशन में ये खुद उन्होंने बात क्या दी है कि नीचे से ऊपर तक बता जाता है। शुरू में तो उन्होंने कहा जी इसमें सेक्रेटरी का, फिर बाद में जो उन्होंने बात की कि ड्रग इंस्पेक्टर से लेके ऊपर तक पैसे जाते हैं, उन्होंने ये भी बताया तो जिम्मेदार तो फिर ये वही लोग है ना। काजी साहब आपकी खबरों की तरफ आए। मैं एक तो समी साहब, मैंने आज खबर, ये जो गारमेंट फैक्ट्री में आग लगी, हमारे यहाँ भी कराची में आग लगी थी, तो मैंने आज फिगर्स में जाके देखा कि इस वक्त कुछ 23-24 अरब डॉलर कमाता है बांग्लादेश अपनी गारमेंट फैक्ट्री से, अपनी गारमेंट इंडस्ट्री से। और ये ज़्यादातर जेसी पेनी और जो अमेरिका के बड़े बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पे ये चीज़ें बेची जाती हैं। और आज मैं देख रहा था कि किस सब ह्यूमन लेवल पे ये लोग रहते हैं। ये 2010 में इनकी तनख्वाह 1600 टका से 3000 टका की गई थी, और मैं देख रहा था कि 3000 रुपये में वो किस सब ह्यूमन लेवल पर रहते हैं। ये तो एक अलग कहानी है, क्योंकि इससे वो बिल्कुल अपने जिस्म और रूह का नाता बरकरार रखते हैं। मगर इसके अलावा जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे भी कोई सेफ्टी नहीं है। और मैं ये देखता हूँ कि ये जितने बड़े बड़े अमीर मुल्क हैं, यहाँ से सस्ती चीज़ें बनवा के हमने इंसानों को अपने मुनाफे का जरिया बना लिया, और कोई ये नहीं सोचता कि मैं जो अब ये जो 22-23 अरब डॉलर कमाए हैं एक साल में बांग्लादेश ने, उसमें से 2-4 अरब का टैक्स देके 18 बिलियन डॉलर इस सेक्टर के पास गए हैं, फैक्ट्री मालकान के पास गए हैं। उन्होंने इसमें से प्रॉफिट, अपने अनटोल्ड प्रॉफिट्स रीप किए हैं, और आप जानते हैं कि वो किस तरह की जिंदगी बसर करते हैं। मगर क्या इनमें से हम कुछ पैसे मजदूर पर, जो इस सारी दौलत को और मुनाफे को तख्लीक कर रहा है, उसको हम कहाँ रख रहे हैं? कि 3000 टका में से 1800 टका उसे चाहिए सिर्फ एक महीने के 3-4 जो फैमिली के बच्चे हैं उसके चावल के लिए, और 600 टका उसे चाहिए लकड़ी के लिए। और जहाँ वो रह रहे हैं, जिन स्लम्स में वो रह रहे हैं, वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, और लकड़ियाँ जला के, तो जो यहाँ हो रहा है वो वहाँ हो रहा है। ये मैंने स्टोरी क्यों ली? स्टोरी इसलिए ली कि लोग कहते हैं 70-71 में वो आज़ाद हो गए। कोई आज़ाद नहीं होता उस वक्त तक जब तक उसके माशी हकूक रेस्टोर ना हो।
मुख्तलिफ सरहदों में कैद कर देते हैं हम इन लोगों को, कभी इधर कभी उधर, और कोई हल नहीं है। अगर आज बलूचिस्तान की लोग बात करें तो हल क्या है कि इस मुल्क के जो वर्किंग पीपल हैं उनके राइट्स जो हैं उनके लिए बात की जाए, उनके लिए लड़ा जाए। और ये जो एक ओलिगार्की ऊपर बैठ के थ्राइव कर रही है, जिनके अकाउंट से बाहर जो बड़े बड़े जीप्स्टर में यहाँ घूमते हैं, ये एहसास किए बगैर कि जिस जीप्स्टर पे वो बैठे हुए हैं वो किसकी दौलत से बना है और क्या उससे उसके मुआवजा या हक मिला है। लिहाजा यही कहानी है पूरे साउथ एशिया में, और बांग्लादेश में भी वही दोहराएगी। अच्छा, मैं अपनी स्टोरी बयान करने से पहले दोबारा जाऊंगा उसी मौजू पर जो हम ड्रग्स का और इशू कर रहे थे। मुझे ये अभी SMS आया कायद साहब, सेनेटर अनवर बेग मुस्लिम लीग नून में, यहाँ पहले पीपल्स पार्टी में थे, एक बड़ी उन्होंने ज़बरदस्त बात की निशानदेही की है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए सीरियस लेजिस्लेशन चाहिए। ये जो सारा मामला है इसको दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ये जो अद्वियात गलत बिक रही हैं और जो एक्सपायर्ड बिक रही हैं, इसके लिए भी। और उसमें उन्होंने जिक्र किया एक इंसिडेंट का कि रूरल सिंध में उन्होंने जिक्र किया कि एक छोटा बच्चा एक गलत इंजेक्शन लगने से, वो भी इसी तरह का एक्सपायर्ड इंजेक्शन था, गलत इंजेक्शन था, उससे उसकी मौत हो गई। तो उनकी बड़ी, मैं इसलिए इसको जिक्र किया क्योंकि हम इस चीज को डिस्कस कर रहे थे, तो एक सीरियस उन्होंने कहा कि एक लेजिस्लेशन चाहिए जिसमें सख्त सजाएं हो। साहब ये मुझे बताएं यार, जो पहले कानून मौजूद है कौन सा उन पे अमल हो रहा है? यहाँ 72-78 अरब डॉलर लेके लोग भाग रहे हैं मुल्क में, कोई इधर जा रहा है। नहीं सर, आपकी रूलिंग एलीट, आपके जो हुक्मरान हैं 1100-1200 आदमी जो हर दफा असेंबलियों में इलेक्ट होकर आ जाते हैं या फौजियों के साथ मजलिस से शुरू में बैठ जाते हैं, वो एक ऐसा निजाम यहां लाना ही नहीं चाहते कि जिसमें सजा और जजा हो या अवाम के मफाद में हो। जो आइन मौजूद है 1973 का आइन मौजूद है, उस पर सारे पे अमल हो रहा है। एक बात अभी उसने कहा थाने में शादरे की एक गली बिकी हुई है, भाई इसके लिए कानून मौजूद नहीं है? नहीं, कानून सारी चीजें मौजूद हैं। बात यह है कि आपके रूल करने वाले जो जमहूरियत के नाम पे और कभी आमरीत के नाम पे रूल करते हैं, वो खुद उसके बेनिफिशरी हैं। जब वो खुद उसके बेनिफिशरी होंगे तो 1500 और कानून 372वीं आप लेके आ जाए आईनी तरमीम, अमल नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपकी बात सही है, लेकिन बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर कानून साजी नहीं है। मसलन कई जगहों पर कानून मौजूद है, उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। किसी जगह पर अगर कोई ऑनेस्ट बंदा बैठा हो, सजा भी देना चाहे ना, तो वो नहीं दे सकता कि वो लेजिस्लेशन नहीं है। इसलिए अगर कोई आदमी ये कहे कि इसके हवाले से अभी लेजिस्लेशन कहीं नहीं है तो उसको कर लेना चाहिए। मैंने कब कहा कि उन्होंने गलत? बेग साहब ठीक है, मैं बेग साहब की खिदमत बिल्कुल वो दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हुजूर जो कानून बन चुके हैं उन पे तो अमल कर रहे हैं। आपकी बात वो भी होना चाहिए। कानून मौजूद नहीं था कि जी एग्जामिनर बताए। अच्छा, अब मैं कानून ठीक है, आपकी बात सही है, आपकी बात। अब मैं अगर मुझे इजाजत दे तो मैं वो कावस जी का जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि ये फिर वही मामला है सारा जिसमें मीडिया का एक बड़ा रोल होता है, हम उसको हाईलाइट करते हैं। तो वो 86 साल की उम्र में कायद साहब उनका इंतकाल हुआ है, और डॉन में उन्होंने जो अंग्रेज़ी का हमारा बड़ा एक मुमताज़ पर्चा है पाकिस्तान का, उसमें उन्होंने तकरीबन 2-3 दहाई जो हैं वो बतौर कॉलम निगार 1988 से शुरू किया और आखिरी दम तक वो उसमें कॉलम लिखते रहे और बड़ा बेबाकी से कॉलम मैं एक चंद भी लिखी गई हैं उनके बारे में चीज़ें, लेकिन एक लाइन सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ जिससे हमारे व्यूअर्स को भी अंदाज़ा होगा कि वो कॉलम किस किस्म का लिखते थे। उनका ये कोट है, ये वो कहते हैं, गटर बना नहीं सकते और एटम बम बनाते हैं, सीमेंट में बजरी ज्यादा मिला देते हैं और इमारत पर माशाल्लाह लिख देते हैं कि अब उन्हें खुदा बचाएगा। ये लाइन थी उनकी जिसमें उन्होंने जो इस मुआशरे के अंदर जो करप्शन है, इस मुआशरे के अंदर जो हिपोक्रेसी है कि मजहब के नाम पर जुनूनियत कैसे मुसल्लत की जाती है, और ख़ास तौर पर वो लोग जो बड़े बज़ाहिर दीनदार हैं वो किस तरह मजहब की बेसिक तालीमात से हट के अंदर से छुरियाँ चाकू मार के मामलात को हल करते हैं। और फिर हमारी तरजीहात क्या हैं? हमारी तरजीहात नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर वो चीज़ें हैं जिनसे आम आदमी का कोई लेना देना नहीं। आज 18 करोड़ लोग भूख से मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, गलत खांसी का जो वो सिरप पीने से मर रहे हैं। किसी की जिंदगी को आज सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन हम अपनी सिक्योरिटी के लिए ऐसी ऐसी चीजें बना रहे हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन इन चीजों को एक रिक्वेस्ट, मुआशरे का नाम देखें, बात सुने, मुआशरा तो आपको टैक्स दे रहा है कि जो हमारा गटर बनाओ, कितना मुआशरा तो आपको टैक्स, आपका गरीब आदमी टैक्स दे रहा है ना, सिर्फ नहीं, सिर्फ 9% जो असल नहीं वो मगरमच्छ टैक्स करें, बेचारे गरीब जो तनख्वाहदार लोग हैं वो टैक्स दे रहे हैं, हाँ, असल मगरमच्छ टैक्स नहीं देते। अच्छा, ये जो 9 लाख बंदे हैं, जितने 38 लाख लोग हैं, ये मुआशरा नहीं है, ये इस मुल्क इस मुआशरे पर काबिज लोग हैं। ये जो इस जमहूर पर कब्जा उन्होंने कर रखा है, ये टैक्स नहीं देते। इनको हम कहते हैं गटर बनाओ, बड़े तुम तालीम हासिल करके इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से तुम्हें अफसर लगा दिया है, वो गटर 2 नंबर लगा देता है, वो सीमेंट 2 नंबर। ये कौन लोग हैं?
ये जो लोग हैं ये मुआशरे के लोग नहीं है। जो गंदम उगाता है, जो प्याज उगाता है, जो फैक्ट्री में जूती बनाता है, वो अपना काम ठीक कर रहा है सभी साहब, और वो सेल्स टैक्स भी देता है। एक माचिस की डिबिया लेता है ना रुपए की, उस पर भी 18% टैक्स देता है। तो ये मुआशरे को ना कहें, ये लोग हैं जो मैनेज कर रहे हैं, मैनेज करने के नाम पे जो बर्बाद कर रहे हैं आम आदमी को, ये लोग हैं, पढ़े लिखे लोग। मैं अब कावस जी पर ही आता हूं कि इस किस्म के जो सहाफ़ी हैं, मुझे जब कावस जी का हम जिक्र करते हैं तो मुझे निसार उस्मानी भी याद आ रहे हैं। ज़ियाउल हक का दौर था, तमाम उस वक्त एक जुल्म और बर्बरियत जो है पूरी तरह छाई हुई थी। तो वो एक बैरूनी दौरे पर गए और किसी एक जगह पर जाकर उन्होंने वहाँ पर रवायत ये थी कि अगर जाकर आप 3 दफ़ा घंटी, वो एक थी बेल, उसको बजा के अगर आप दुआ करें तो वो दुआ पूरी हो जाती थी। भुट्टो को फांसी दी जा चुकी थी, पूरी तरह वो मुसल्लत थे। तो जब वापस आए तो निसार उस्मानी साहब ने उनसे एक सवाल किया। क्या वो सवाल था जो आज तक मेरे जहन में नक्श है। उनका ये कहना था कि कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो आपकी पूरी अभी तक नहीं हुई, जिसकी दुआ करने के लिए आपने 3 घंटियां बजाई वहां पे जाके। अब तो ना उस किस्म का कोई सवाल करता है, ना कोई उस किस्म की बात करता है। हम अपने देखते हैं कि एजेंडा ड्रिवन सारी की सारी सहाफत हो रही है। किसी को जो पाकिस्तान के असल मसाइल हैं, जो अवाम के मसाइल हैं, उस पर मैं कोई प्रोग्राम नहीं देखता, वो उस पर कोई आज वो कॉलम नहीं। हमने अपनी मर्जी के, जैसे काई साहब कहते हैं, जालिम बना लिए, मजलूम बना लिए, हम धड़े छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और असल जो धड़ा, जो पाकिस्तान का धड़ा था, जो पाकिस्तान के अवाम का धड़ा था, आज हम उसे नजरअंदाज कर चुके हैं। तो पता नहीं इसके ये जो खला है कावस जी के जाने के बाद अब कौन सा कॉलम निगार। अब तो हम कॉलम पढ़ते हैं, एक छोटे से पुलिस अफसर की तारीफ में लिख दिया जाता है, या शुरू इस तरह किया जाता है, मैं वहां गया, वहां पे ये हो रहा था, खाना खाया जा रहा था, अपने शख्सियात परस्ती पर मबनी कॉलम, या फिर लफाजी पर मबनी कॉलम। ऐसे लगता है जैसे कोई पुराने जमाने का नावल पढ़ रहे हैं, जो ऐसी बात होती है जो आम आदमी को समझ ही नहीं। हमारा मुल्क हो या कोई भी मुल्क हो, अगर आप हालिया सहाफत देख के 70 की दहाई के बाद की जो सहाफत आई है या 89 के बाद जो सहाफत आई है, उसमें क्या हुआ है? पब्लिक डिस्कोर्स, चाहे वो सहाफत के जरिए हो या टीवी के जरिए हो, उसमें से आम आदमी के मसाइल बाहर निकाल दिए गए। आइन की इतनी शिक जो है वो इस तरह कर दे, आइन ये आ गया, ये हमने एक ऐसी गुफ्तगू और एक ऐसी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जो इंसान को लगता है कोई दो मालाई किस्म की चीज़ है, और ये कोई बड़ी हट के हम हुआ ये है कि ये सहाफत हो या सियासत हो, इसमें से समी साहब ये मौजूद निकल गए हैं कि गरीब आदमी का कोई उसका राइट है, आइन उसे कोई राइट देता है, एज अ सिटीजन उसका क्या राइट है। अच्छा, मैं ये बात आपकी सही है, मैं ना क्योंकि टाइम कम रहता है तो वो जो कॉल भी बाद में ले लेते हैं। हमने जिक्र किया था शेखुपुरा के एक बेचारे किसान का, अगर वो उसमें काई साहब वो स्टोरी ये है, मैं आपको बता दूं कि वो ये जो जब ये धान मुंजी लगाई जाती है ना, तो इसके लिए काश्तकार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये शेखुपुरा का एक गरीब ख़ानदान था, वो अपनी 2 भांजियों 2 भतीजियों और बेटी को लेके वो नारंग के इलाके में चला गया, वहाँ पर वो लगाने के लिए 15 दिन उसने काम किया। जब काम करने के बाद उसने उनसे अपनी रकम का तकाजा किया कि मैं वापस जा रहा हूँ, तो वो जिम्मेदार जिसका वो 8 बंदे अपने साथ ले आया और उनको बंद करके उनकी जो बच्चियाँ थी उनको लेके एक डेरे में चले गए और वहाँ पर उनके साथ ज्यादती की। अब पुलिस ने पर्चा भी दर्ज कर लिया, 2 आदमी जो थे उन 8 में से वो गिरफ्तार भी हो चुके। लेकिन मैं ये सवाल करता हूं कि आज तक जितने लोग इस तरह के पकड़े गए, सजा किसी को नहीं हुई, सजा नहीं किसी को हुई। तो क्या ये जो हमारा निजाम है, जिसमें पहले तो नुमाइंदे से ये पूछे ना कि बंदे कौन है, वो आपको पता चल राना उस्मान साहब लाइन पे है। राना, ये बताएं कि वो इतना बासर जिम्मेदार था कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, वो था कौन जिम्मेदार? नहीं, कार्रवाई तो हो गई है। जी आप बोले। समी साहब, ये जो बासर जिम्मेदार है किरतो पंडोरी का, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी ये बताऊं कि सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि हम रियासत के अंदर रियासत बनाना चाहते हैं और वहां पे चाहते हैं कि हमारे ही कानून हो और हमारे ही ज़ाब्ते हो। इसी तरह इस जिम्मेदार को 20,000 रुपए ठेके पे ये लेके गए हैं वहां पे, और बासर जिम्मेदार है। जब 20,000 रुपए उससे मांगे गए तो उसने उनकी 5 बच्चियों को इज्तिमाई जाति का निशाना बना डाला, अपने 8 साथियों के हमरा। लेकिन खिलाफ तवक्को पुलिस ने यहाँ पे अच्छा किरदार अदा किया और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है वो फौरन FIR जो है वो दर्ज कर ली गई। और जो बासर जिम्मेदार है उसको तो पुलिस ने सबसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। 2 अफराद जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं और इस पे वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने भी रात का नोटिस ले लिया और अभी जराए बता रहे हैं कि 10 बजे ये उस मजलूम खानदान के घर जा रहे हैं वजीर आला। अच्छा, और बड़ी अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम दादरसी होगी, कुछ थोड़ा सा ये मैसेज जाएगा कि जो मजलूम है वो बिल्कुल निहत्ते नहीं है, कोई ताकत उनके साथ भी है। जी राना उस्मान। जी बिल्कुल। जो अब जो मुदई है मोहम्मद बूटा, उससे मेरी बात हुई तो उनका तो कहना था कि हमें जो है वो इंसाफ मिल रहा है पुलिस की तरफ से,
लेकिन शादिया इसमें एक और बात अहम जो ये है कि इसमें इस केसेस में ये शेखुपुरा जो है पंजाब के क्रिमिनल इजलाम में सबसे पहले आता है। यहाँ पे हमारे सामने बहुत से ऐसे केसेस जो है इज्तिमाई ज्यादती के हुए, लेकिन इन केसेस में कभी सजा जो है वो किसी मुलजम को नहीं हुई। ठीक है, है, बहुत अच्छा। उसकी मैं आपको बताऊं सजा ना होने की काजी साहब एक वजह यह भी है कि हमारे यहाँ कानून में ये गुंजाइश रख दी गई है कि अगर मुदई और मुलजम दोनों आपस में राजीनामा कर ले, सुलह हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। स्टेट को इक्वल होते हैं, अगर करने वाला अगर इजाजत दे दे, मैं अगर स्टेट को ये चाहिए कि वो प्रोसिक्यूट करे, अगर किसी ने ज्यादती की है, मुदई और मुलजमान का आपस में राजीनामा हो भी जाए, क्योंकि ये दबाव की वजह से होता है राजीनामा, तो स्टेट को जरूर प्रोसिक्यूट करना चाहिए ताकि लोगों को जो ये करते हैं जुर्म उनको ये पता हो। साहब गरीब आदमी वकील भी नहीं कर सकता। ये जो बंदा है 20,000 के अलावा कोई रास्ता नहीं है। 20,000 रुपए इसको नहीं मिला। सर मैं अर्ज कर रहा हूं कचहरी में इस बंदे को सर नहीं है। आपका जो महरूम आदमी है, आपको जो महरूम आदमी है और जो जुल्म करने वाला है, ये बताया ना कि बहुत बड़ा, ये अभी और दोबारा उससे बात करें, ये किसी सियासी पार्टी का निकल आएगा, पता चलेगा जी फलां पार्टी का ये आदमी। जाहिर है ये पावरफुल लोग जो हैं यही सियासी पार्टियों में, गरीब आदमी का तो काम वोट देना है, वो भी अगर उसे पकड़ के ले आए तो। बात ये है कि आपका जुडिशियल सिस्टम इतना महंगा है सर, आपका जो आम आदमी है उसे अफोर्ड नहीं कर सकता भाई। इंसाफ यहां आपका राइट नहीं, प्रिविलेज है। मैं ये अर्ज करता हूं आपको वकील करना पड़ता है। आप सुने, थानेदार को गाड़ी देनी पड़ती है, तो वकील नहीं करना पड़ता आपको। सर मेरी बात सुन ले, थाने वाले को अपने घर ले जाना हो ना जहां पे वारदात हुई है, तो उसको गाड़ी और पेट्रोल देना पड़ता है। आज जाके जरा देखे तो थाने में लोगों के साथ क्या हो रही है। इस महरूमी की दौर में जब एक आदमी को रोटी खाने को नहीं मिल रही, वो इंसाफ कहां से लेगा। और मुझे ये बताएं, 3500 स्टोरीज हम यहां बैठ के कर चुके हैं, कोई एक इंसिडेंस बता दे किसी को सजा हुई हो नहीं। किसी एक पावरफुल बाद में पता चला कि उसी के घर वालों को पकड़ के अंदर कर दिया। दिस इज हैपनिंग हियर। ये हम इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। नहीं, वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन हम इन स्टोरीज का जिक्र इसीलिए करते हैं, इस चीज को इसीलिए बार बार हाईलाइट करते हैं कि मुझे यकीन है कि बिल आखिर ये फर्क पड़ेगा इस बात से। और दूसरी जो आपने बात कही ना कि इंसाफ बहुत महंगा है, लेकिन मैं ये कर रहा हूं कि पूरी दुनिया में ये है कि जहां पर क्रिमिनल, दो तरह के लिटिगेशन होती है, क्रिमिनल और एक सिविल। सिविल लिटिगेशन के लिए आपको अपना एक वकील चाहिए होता है, लेकिन अगर स्टेट प्रोसिक्यूट करे और आप ये चीज छोड़ दें कि मुदई और मुलजम का राजीनामा हो जाए तो मामला खत्म नहीं, तो फिर जो अटॉर्नी जनरल है, जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, जो आपका जो सरकारी वकील है, वो प्रोसिक्यूट करता है। स्टेट मस्ट प्रोसिक्यूट द क्राइम्स ताकि वो तो नहीं करी ना सर, तो ये इसी चीज की बात कर रहे हैं, नहीं करी। उसकी वजह ये है कि जिस तो वो जो आपकी बात है ना कि महंगा वकील, खौफनाक हद तक समाज बटा हुआ है। जिस तरह यहाँ पे मुझे बताएं, एक इधर वकील पे केस हुआ था उसकी नौकरानी को मारने का, क्या बना उसका? कुछ भी नहीं, गुम हो गया। पता चला वकील इकट्ठे होकर सड़कों पर आ जाते हैं। पावरफुल को कोई नहीं टच कर सकता सर, यार अनटचेबल है। और ये मसला है यहाँ पर, यही सबसे बड़ा इशू है यहाँ का। ये मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। अब थोड़ा मुल्क से बाहर की आज मैं स्टोरीज लेके, मोहम्मद मुर्सी साहब ने जो क्योंकि हमारे यहाँ भी एक जुडिशियल इशू चलता रहा है, तो उन्होंने कुछ पावर्स ली हैं और जिस पे एक एहतजाज शुरू हो गया। अब ये एक बड़ा दिलचस्प, ये पहले एक अल तहरीर स्केयर था, फिर उसके बाद एक इलेक्शन हुआ, फिर रन ऑफ हुआ। तो मुझे एक और खबर बड़ी इंटरेस्टिंग मिली जिसको रॉबर्ट फिस्क ने इंडिपेंडेंट में ब्रेक किया कि ये मोहम्मद मुर्सी साहब जो हैं इनको 49 पॉइंट समथिंग वोट मिले थे, जबकि अहमद शफीक को 50.7% मिले थे, मगर फिर भी पावर इनको दे देगी। अब अगर हम देखें तो वहां पे इन्होंने पावर को ग्रैब करने की कोशिश की और थोड़ी सी वहां पे मूवमेंट हल्की फुल्की। वो कैसे उनको ज्यादा वोट मिल गए थे? काउंटिंग में तो वोट मोहम्मद मुर्सी को मिले। मैं रॉबर्ट फिस्क की बात कर रहा हूं जिसका इंडिपेंडेंट में ये उसने खबर दी थी कि नहीं, उन्होंने जरूर दी होगी खबर, लेकिन वोट जो है मोहम्मद शफीक ने कोई ये नहीं कहा कि धांधली हुई है। 10-15 दिन तक रन ऑफ, 10-15 दिन तक डिले था, इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस नहीं कर रहे थे। सभी साहब इतना शफाफ काम नहीं होता, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। रिकॉर्ड शफीक साहब का कोई ध्यान ही नहीं आया कि धांधली हुई है। अहमद शफीक साहब को जहाज में बिठा के तो दुबई भेज दिया गया था, उनके खिलाफ केस बन जाना था। टेप तो नहीं लगा दिया था ना? टेप लगा देते हैं वो जो पावरफुल बैठे होते हैं ना, टेप लगा देते हैं। बहरहाल आप कंट्राडिक्ट करें, मुमकिन आप रॉबर्ट फिस्क से बड़े जर्नलिस्ट हूं, मगर मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि मिडिल ईस्ट पे जितना अपराइट और शरीफ आदमी वो मैंने देखा है लिखते हुए। जो इस वक्त मिस्र का सदर है ना, उसकी लेजिटिमेसी जो मिस्र के लोगों ने दी है, आप बड़े दिलदादा होंगे रॉबर्ट फिस्क के, बड़े परस्तार होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है मिस्र के जो लोग हैं उनकी अहमियत ज्यादा है जिन्होंने इलेक्ट किया। मैंने अमेरिका तो गाली दी थी, नाराज हो गया। मैंने तो हिलरी क्लिंटन को कुछ नहीं कहा, ना पेंटागन को बुरा कहा है, आप क्यों नाराज हो गए? अभी तो मैं उनके एक स्टूज की बात कर रहा हूं। अब मोहम्मद मुर्सी साहब जो हैं उन्होंने करवाया, फौज ने और अमेरिका ने मिलकर फैसला किया कि पावर इनको देंगे क्योंकि अल तहरीर स्क्वायर में बहुत से लोग इकट्ठे हो चुके थे अखवानुल मुस्लिमून के। अब ये जो एक मुहावरा है ना कि ये फंडामेंटलिज्म अमेरिका के बड़ा खिलाफ है, अब ये खिलाफ नहीं है, ये अब उसको उस रूलिंग एलीट को मोहम्मद मुर्सी ने आके बचाया जिसके खिलाफ यहाँ पे एक मूवमेंट चली थी। और आज उन्होंने मुआहिदा कराया इजराइल के साथ, और मुआहिदा क्या है कि मैं यहाँ से आर्म्स नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी ओपन जेल है,
1.7 मिलियन लोगों की गजा की जो अमेरिका जमहूरी और इजराइल जमहूरी जो है उन्होंने वहाँ कायम कर रखी है और लोगों पर गोलियां मार रहे हैं। अच्छा, अब ये इन्होंने कहा जी मैं ये इंश्योर करूंगा कि यहाँ अंदर असला ना जाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। सॉरी, तो मुझे बताएं आप। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, इसको हम कल डिस्कस अच्छा, हम कर कल जो है ना ये भी डिस्कस करेंगे, जो अफगान चैलेंजेस है ना वो ज़रूर हम कल डिस्कस करेंगे कि इस वक्त अहमद करज़ई जो आज नहीं, वो असल में अद्वियात का मामला ज़रा कुछ टाइम ज़्यादा लेगा, और मिस्र पर भी हम कल बात करेंगे, वहाँ फिर से कुछ। और यकीन करें मैं इजराइल और अमेरिका के खिलाफ कोई बात नहीं करूँगा। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही अर्ज करता हूँ कि जो मिस्र के लोगों का जो मैंडेट है उसको रॉबर्ट फिस्क के नाम से चुराने की कोशिश न करें। इजराइल के खिलाफ बात चलें, इस पर कल बात करेंगे। चलें, इस पर कल बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिए। खबर है दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए। अल्लाह।